हे गाइस, तो आज का चैप्टर भी उसी सीन से शुरू होता है जहाँ चेंग फाई ची कैपिटल में येकिन के डॉर्मेट्री में आता है और उसके लिए खाना बना रहा होता है। तो फाइनली डिनर बनके तैयार था। डिनर में सब कुछ सिंपल सा था, 2 स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और एक स्ट्यूड चिकन सूप। टेस्ट लाइट था, परफेक्ट फॉर समवन जो इंजॉर्ड हो, न ज्यादा मसालेदार न ऑयली। वैसे भी पूरे डॉर्मेट्री में सिर्फ येकिन ही था जो कभी कभी कुक करता था, तो किचन का सेटअप पूरा नहीं था। तो चिकन सूप चेंग फाई ची ने एक आयरन पॉट में बनाया था। टेबल पर सब सर्व हुआ, ब्राइट येलो सूप और हाफ चिकन एक बड़े बाउल में फ्लोटिंग। ये सीन देख के तो किसी को भी भूख लग जाती। चेंग फाई ची ने केयरफुली एक बाउल सर्व किया येकिन के लिए और फिर उसका गो टू मूव, सबसे सॉफ्ट चिकन लेग निकाल के चॉपस्टिक से उठाया और सीधा येकिन के बाउल में डाल दिया। हॉट स्टीम से येकिन का चेहरा हल्का धुंधला हो गया, लेकिन वो सिर्फ स्टीम नहीं थी, उसकी नाक भी बर्न करने लगी थी और आंखों के कोनों में पानी भी भर आया था। 1 सेकंड अगर और होता तो वो टीयर बाउल में भी गिर जाता। पूरा डिनर ऐसे ही साइलेंस में गया, ना कोई कन्वर्सेशन, ना कोई ऑकवर्ड फिल्टर लाइन। येकिन कुछ बोलना नहीं चाहता था कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो चेंग फाई ची डाउट ना करे, इसलिए उसे भी सबसे सेफ लगा चुप ही रहो। जब दोनों साइलेंटली किचन क्लियर कर चुके थे तो चेंग फाई ची ने हाथ धोए, स्लीव्स वापस नीचे किए और डोर की तरफ जाने लगा। तो येकिन ने उसके पीछे पीछे 2 कदम लिए और फिर बोला, चलो चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। चेंग फाई ची ने भी सॉफ्टली हामी भर दी। तभी येकिन ने सडनली कहा, रुको जरा। फिर वो जंप करते हुए अपने रूम में गया, क्लोसेट ओपन किया और एक कोट निकाला जो उसने पिछले साल लिया था लेकिन रेयरली ही पहना था। वापस आया और चेंग फाई ची को कोट एक्सटेंड करते हुए बोला, कैपिटल में ठंड होती है, सर्दी मत लगवा लेना। उसने थोड़ा पॉज लिया, फिर ऑकवर्डली बोला, थोड़ा छोटा हो सकता है तुम्हें, लेकिन हवा से बच जाएगा। शायद एस सिटी में ज्यादा गर्मी थी या शायद फाई ची इतनी जल्दी में आया था कि कोट लाना ही भूल गया था। फाई ची ने वो ग्रे विंड ब्रेकर देखा, एक मोमेंट हेसिटेट किया, फिर सॉफ्टली बोला थैंक यू और हाथ बढ़ा के उसे ले लिया। अगली सुबह येकिन को चेंग युए का फोन आया था। फोन कनेक्ट होते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था, अगर इंजर्ड हो तो चुपचाप बैठे रहो ना, लोगों के सामने मत दिखाई दो, तुमसे शांति से बैठा भी नहीं जाता क्या? टर्न्स आउट कि कल हॉस्पिटल से डॉर्मेट्री आते वक्त एक बस स्टॉप पे उसे कुछ स्टूडेंट्स ने घेर लिया था। उसकी न्यूज जेंग युए तक पहुंच गई थी। पिछली रात लेग्स में पेन की वजह से येकिन मूव नहीं कर पाया, इसीलिए येकिन पूरी रात एक ही पोज में पड़ा रहा और अब उसकी बैक में काफी पेन हो रहा है। कमर हिल भी नहीं रही और गर्दन भी पूरी स्टिफ हो गई थी। फोन पर बड़ी वीक आवाज में बोला, मैं बहुत लो की हूँ, सिर्फ हॉस्पिटल ही तो गया था आईवी लगवाने, मुझे क्या पता था कि उन स्टूडेंट्स की आईसाइट इतनी पावरफुल है। जेंग युए ने फिर उस पर एक टाइट फिटिंग लेक्चर स्पेल डाल दिया। बोली, स्टार हो तुम, वैरायटी शो के बाद तुम्हारे काफी फैंस हो गए हैं, अब अपने आप को आम आदमी समझना बंद कर दो। और फिर वार्निंग देने वाली टोन में बोली, किसी भी तरह की रैंडम बात मत बोलना जो लोगों के दिमाग में कुछ और डाल दे। ड्रामा अभी भी शूट हो रहा है तुम्हारा, और अगर कोई पेपराजी गलत एंगल से कुछ गैस कर ले तो स्पॉन्सर और क्रू दोनों ऑफेंड हो जाएंगे, चाहे स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो तुम्हारा। बात करते करते उसने कल का बचा हुआ चिकन सूप बाउल में डाला, एक बड़ा सा स्पून राइस का ऐड किया और माइक्रोवेव में गरम करने रख दिया। फिर फोन कट होने के बाद येकिन ने जेंग युए को भेजे हुए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक वीबो पर पोस्ट डाला कि सेट छोड़ने के बाद गिरने की वजह से छोटी सी चोट लगी है, बट डोंट वरी, जल्दी रिकवरी के बाद सबसे ऑफिशियली मिलूंगा। मैसेज भेजने के बाद उसने वीबो पर अपने अनरीड मैसेज चेक किए। शॉक, अनरीड मैसेजेस का नंबर 4 डिजिट क्रॉस कर चुका था। जब होम पेज खोला तो पता चला फैंस काउंट में 2 मिलियन का जंप आ गया था। अब उसे समझ आया कि बस स्टॉप पे कल स्टूडेंट उसे क्यों पहचान गए थे। मॉडर्न फैंस के क्यूट बिहेवियर पे हैरान होके येकिन ने अपना टैबलेट उठाया, एक उल्टी राइस वॉशिंग बास्केट पे रखा और वो शो का लेटेस्ट एपिसोड चालू किया जो पिछली बार अधूरा छोड़ा था उसने।
बस शो देखते देखते ही दरवाजे पर नॉक हुआ। येकिन को लगा कि फिर से वो नीचे वाला लैंडलॉर्ड आ गया होगा कुछ कहने। इस बिल्डिंग में रह रहे उन्हें 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और लैंडलॉर्ड एवरेज में हर वीक एक बार नॉक जरूर करता था, कभी रेंट के लिए या कभी किसी और अजीबो गरीब रैंडम बात पर बहस शुरू कर देता था। पिछले महीने हे हैंसोंग के साथ लड़ाई हुई थी और येकिन ने गुस्से में डोर पे किक मार दिया था। लैंडलॉर्ड तुरंत उठ के आ गया था, अंदर घुसा, खराबियां चेक की और जब कुछ डैमेज नहीं मिला तो आंख घुमा के वापस चला गया। येकिन ने मेंटली प्रिपेयर कर लिया था खुद को, शायद कल या परसों के दिन उसकी जंपिंग और आवाजों की वजह से आ गया हो। उसने इवन एक्सक्यूज भी सोच लिया था, पर जैसे ही डोर खोला तो फ्रीज। चैंग फाइची था, लैंडलॉर्ड नहीं। थोड़ी देर बाद अब दोनों एक छोटी सी फोल्डिंग टेबल पर फेस टू फेस बैठे थे। हर एक के पास एक बाउल चिकन सूप विद राइस था। चैंग फाइची ने लावा बंस निकाले जो वो साथ लाया था, प्लेट में रखे और येकिन के सामने स्लाइड कर दिए। येकिन ने एक उठाया और छोटी छोटी बाइट्स लेना स्टार्ट किया। स्वीट ग्लूटोनियस गोल्डन लावा की फिलिंग और गरम चिकन सूप का कॉम्बो सरप्राइजिंगली परफेक्ट था। खाने के बाद दोनों ने कोई बात नहीं की, बस चुपचाप टैबलेट पर शो देखते रहे आखिरी सीन तक। वीडियो में जो फीमेल होस्ट थी वो येकिन के लिए काफी केयरिंग थी, बार बार उसको टॉक क्लू करती। शो के एंड में जब स्पॉन्सर का स्किन केयर एड पढ़ा गया तो होस्ट ने पूछा, आपका चेहरा इतना डेलिकेट कैसा है, आप क्या खाते हो? येकिन ने स्क्रिप्टेड स्वीट स्माइल के साथ बोला, डेब्यू से पहले ऐसा नहीं था, पर जब से मैंने एक्स ब्रांड स्किन केयर यूज किया है स्किन टाइट और स्मूथ हो गई है, अब बाहर जाते वक्त कॉन्फिडेंट फील करता है। ऐसा स्पॉन्सर प्लीजिंग डायलॉग तो हर शो में होते हैं, येकिन ने भी कैजुअली बोल दिया था। लेकिन अब चैंग फाइची उस मोमेंट पे उसका शो देख रहा था। येकिन का चेहरा शर्म से लाल होने लगा और बिना कुछ सोचे टैबलेट को उल्टा करके उसने टेबल पर रख दिया। पर जैसे ही आंख उठाई चैंग फाइची उसे डायरेक्टली देखता हुआ मिल गया। 5 साल पहले जब वो दोनों प्यार में थे तो आपस में डजनों बार एक दूसरे के चेहरे को डिस्क्राइब कर चुके थे। येकिन को हमेशा चैंग फाइची के डीप शार्प फीचर्स पसंद थे। शाम को स्कूल के क्वाइट कॉरिडोर में वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस होके लॉन्ग किस करते थे। डार्क में येकिन उसका फेस सॉफ्टली टच करता और कहता, I like this mouth. Your nose is beautiful. Your eyelashes are so long. और चैंग फाइची उस वक्त हल्की स्माइल करता, फिर उसके होठों पर हल्के से किस करता और लो वॉइस में कहता, तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। वजह वही थी, चैंग फाइची ही वो इंसान था जिसको सबसे ज्यादा हक था येकिन के डेब्यू से पहले और बाद के चेंजेस पर कमेंट करने का, चाहे फिर वो लुक्स हो या फिर पर्सनालिटी। और ये रियलाइजेशन जैसा एम्बैरेसमेंट का चेरी ऑन टॉप बन गया। येकिन ने ऑकवर्डली नजर हटाई और डिशेस उठाकर क्लीन करने के लिए उठ गया। तभी सामने से चैंग फाइची ने उसका व्रिस्ट पकड़ लिया और बोला, मैं कर लूंगा, तुम बैठो। जब तक येकिन किचन क्लीन करके निकला सुबह के 8 बज चुके थे। उसका दिमाग अब उस सवाल में उलझा हुआ था कि अगली बार अगर ये फिर से रूम में गया तो मैं क्या करूँगा। तभी चैंग फाइची खुद ही बोला कि उसे जाना है और येकिन अंदर ही अंदर फील करने लगा, हल्का सा रिग्रेट, हल्का सा रिलीफ, 50-50। चैंग फाइची ने जो लॉन्ग बॉक्स लाया था उसने उसे ओपन किया और अंदर से एक सिल्वर कार्बन फाइबर क्रंच निकाला। उसने पहले थोड़ा उसे इधर उधर मोड़ के टेस्ट किया, कुछ एंगल्स पे बेंड करके देखा और जब सैटिस्फाइड हुआ तो येकिन की तरफ एक्सटेंड करते हुए बोला, ये लो, इसे यूज करो, एडजस्टेबल है और नीचे के फुट पैड्स भी रिप्लेस हो जाते हैं। येकिन ने वो क्रंच लिया और उस मोमेंट में उसे समझ आया कि ये मार्केट का सबसे स्टाइलिश नॉन ओल्ड मैन लुकिंग क्रंच होगा। उसके दिल में एक सॉफ्ट वार्म थी, लेकिन वो थोड़ा शर्मा भी गया। बोला, मैं तो सिर्फ कुछ दिन के लिए यूज करूंगा, इतना महंगा केन वेस्ट नहीं हो गया क्या? चैंग फाइची ने जैसे कैजुअली बात उड़ा दी, बोलते हुए कि बस ऐसे ही कुछ रैंडम चीजें ले ली थी। फिर वो डोर की तरफ चला गया और सोफे से येकिन वाला विंड ब्रेकर भी ले गया। येकिन का मन तो नहीं था कि वो ज्यादा देर रुके, लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा था कि मत जाओ अभी। लेकिन डर भी था,
कि कहीं ज्यादा वक्त साथ गुजारा तो सच मुंह से ना निकल जाए उसके। येकिन ने डोर तक चेंगफाई ची को छोड़ा और सोच रहा था कि अब बोल देता हूँ कि वो विंड ब्रेकर भी यही छोड़ जाओ, नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत नहीं। पर उसके कहने के पहले ही चेंगफाई ची ने हैंडल पकड़े पकड़े पीछे मुड़कर कहा, मैं कल एस सिटी जा रहा हूँ और परसों वापस आऊंगा। उधर दोपहर के करीब कैपिटल से एस सिटी आई फ्लाइट स्मूथली लैंड हुई। टर्मिनल से बाहर निकलते ही चेंगफाई ची सीधा बिजनेस कार में बैठ गया जो ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। असिस्टेंट ने एक नोटबुक हाथ में दे दिया और फाइची ने तुरंत ओपन करके ऑफिशियल काम स्टार्ट भी कर दिया। कल वो इतनी जल्दी में निकल गया था कि एक भी डॉक्यूमेंट रिव्यू नहीं कर पाया था। कंप्यूटर तो ले जाना दूर की बात थी, कपड़े तक नहीं लिए थे उसने। इस बार वापस आना सिर्फ काम खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि अगले पूरे हफ्ते की प्लानिंग और डेलीगेशन के लिए भी था। पर उसने डिसाइड कर लिया था कि ईमेल से डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और वीडियो कॉल से मीटिंग अटेंड हो जाएगी। 2-3 दिन के लिए कहीं और रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। शाम के 4:30 बज रहे थे जब फाइनली मीटिंग खत्म हुई। चेंगफाई ची ने तो लंच तक नहीं किया था और ना ही ब्रेक लिया, सीधा गार्डन होटल के सूट में गया। जैसे ही चेंगफाई ची ने अपनी पैकिंग खत्म करके बाहर निकलने की सोची, डोर बेल बज गई। चेंगजिन ने कंपनी में जाके चेक किया था और जब कुछ नहीं मिला तो बिना रुके सीधा यहाँ आ पहुंची थी। एक फीमेल नैनी उसकी व्हील चेयर पुश कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर चेंगफाई ची के हाथों में पकड़े सूटकेस पर पड़ी तो एकदम से स्टार्टल हो गई। फिर उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? चेंगफाई ची ने कामली जवाब दिया, कैपिटल। चेंगजिन कुछ कहने ही वाली थी कि क्या तुम मुझसे, पर बीच में ही उसने लाइन कट कर दी और ऑकवर्डली टॉपिक बदल के बोली, काम से जा रहे हो? चेंगफाई ची ने डायरेक्टली जवाब दिया, बिजनेस ट्रिप तो साइड में हो जाएगा, एक फ्रेंड इंजर्ड है, उसे देखने जा रहा हूँ। चेंगजिन का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। उसकी टोन अब स्लाइटली शार्प थी। बोली, कौन सा फ्रेंड? चेंगफाई ची 1 सेकेंड के लिए रुक गया, फिर धीरे से अपनी नजर चेंगजिन पे लाके डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको पता है, बस 4 शब्द। लेकिन उन 4 शब्दों ने चेंगजिन का चेहरा एकदम से पेल कर दिया। वो पैनिक में आ गई। उसने तो कभी किसी के सामने वो इंसिडेंट का जिक्र तक नहीं किया था। यान होंग तक को सिर्फ इतना बोला था कि वो आदमी चला गया, तो चेंगफाई ची को कैसे पता चला? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में आग थी। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए व्हील चेयर के आर्म रेस्ट पर हाथ मारते हुए बोली, उसने बताया तुम्हें? उसने मेरे सामने बोला था कि वो तुमसे बात नहीं करेगा, पर पीठ पीछे सीक्रेटली तुमसे कांटेक्ट कर लिया। मुझे पता था कि वो जिद्दी है, मुझे बेवकूफ मत समझना। बोलते बोलते वो चेंगजिन अपने व्हील चेयर आगे पुश कर रही थी। वो चेंगफाई ची का हाथ पकड़कर ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए बोली, मत जाओ कैपिटल, मत ढूंढो उसे, एक बार अपनी माँ पे भरोसा करो, एक बार और। उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है, वो तुम्हारे और मेरे बीच में दरार डालना चाहता है, कोई नीयत साफ नहीं है उसकी। बात करते करते वो अपना सांस ही रोक बैठी और एकदम से चेस्ट पकड़कर खांसी में टूट पड़ी। चेंगफाई ची ने उसकी पीठ पर जेंटली टैप करते हुए वेट किया जब तक वो कफ काम नहीं हो गया। फिर क्वाइटली बोला, मैं खुद जज कर सकता हूँ उसकी नीयत, आप चिंता मत कीजिए माँ। ये कहना ऑलमोस्ट उसके लिए डायरेक्ट सिग्नल था कि वो अपनी माँ की बात पे विश्वास नहीं करता। चेंगजिन का फेस शॉक और गुस्से से फ्रोजन था। उसके अंदर एक वीक फीलिंग थी कि अब उसका बेटा उसके कंट्रोल में नहीं रहा। उसे याद था चेंगफाई ची को जबरदस्ती से नहीं, सिर्फ प्यार से ही मनाया जा सकता है। इसी डेस्परेट सोच के साथ उसने फीवरिश एनर्जी से उसका हाथ दोबारा पकड़ लिया। आंखों में आंसू भर आए। बोली, जियाओ ची, हम बस थोड़ा और दूर हैं, बस कुछ ही वक्त और, फिर हम उन माँ बेटे को ई फैमिली से निकाल देंगे। उसके बाद तुम ही रहोगे, तुम ही होगे ई फैमिली के यंग मास्टर। इतना सब करने के बाद अब तुम ऐसे किसी इंसान के लिए सब कुछ मत छोड़ो। माँ तुम्हें हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज डोंट डू दिस। चेंगजिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन फाइची ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिया और वापस अपना लगेज पैक करना शुरू कर दिया। वो सब कुछ कह चुका था जो उसे कहना था। उसने ऑलरेडी बार बार समझाया,
बार बार कॉम्प्रोमाइज किया और उस रास्ते पर चला जिससे वो खुद पसंद नहीं करता था। लेकिन अब शायद और नहीं, अब चेंगफाई ची को अपनी माँ के खुदगर्ज इरादों के लिए और सैक्रिफाइस करने का बिल्कुल मन नहीं था। ना उसके थ्रेट्स, ना इमोशनल ब्लैकमेल, ना ही स्वीट टॉक, कुछ भी अब उस पर असर नहीं करने वाला था। अब वो सिर्फ अपने दिल की सुनेगा, सिर्फ वही करेगा जो उसे सही लगेगा। पर जब चेंगजिन ने देखा कि चेंगफाई ची अभी भी हिल नहीं रहा, तो उसका चेहरा एकदम से बदल गया। पैनिक और फियर से भरा हुआ चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से चिल्लाई, अगर तू आज एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाएगा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर ये लाइन उसने फाइची के टीनेज दिनों में बोली होती तो शायद असर कर जाती, लेकिन अब चेंगफाई ची 25 का हो चुका था। वक्त के साथ उसकी माँ ने ही उसे स्ट्रॉन्ग बनाया था, बदला लेने के लिए पुश किया था और इतना वक्त दिया कि वो खुद का एक सॉलिड बेस बिल्ड कर सके। तो अब चाहे वो ई फैमिली से दूर क्यों ना हो जाए, उसे किसी भी धमकी का डर नहीं था। उसने आराम से अपना बैग पैक किया, जिप बंद की और बिना एक वर्ड कहे बैग उठाया। डोर के पास रुककर एक गहरी सांस ली और काम फाइनल टोन में बोला, मॉम, खुद पर थोड़ा रहम करो। बस वही थी लास्ट लाइन उसकी माँ के लिए। जब तक वो कैपिटल लौट के पहुंचा, आसमान में अंधेरा छा चुका था। उसने फोन ऑन किया और उसे असिस्टेंट का एक नया मेल मिला। जल्दी से उसने मेल स्क्रॉल किया और उस होटल के फूड ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स पढ़ी। अब पहले तो उसे सिर्फ येकिन के ऐसे अचानक चले जाने पर कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन जब एंग होंग उस रात उसके घर आई थी और उसका बिहेवियर देखा तो उसका सस्पिशन और गहरा हो गया था। अगर यैन होंग ने डायरेक्ट कन्फेशन भी नहीं किया होता चेंगजिन से, तब भी सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने से ही समझ आ जाता कि सस्पेक्ट लिस्ट बहुत छोटी है। और अगर कुछ डाउट बचा भी होता तो एलिवेटर सर्विलेंस तो रिट्रीव हो ही सकता था। अब पजल के सारे टुकड़े मिलने लगे थे। कल चेंगफाई ची ने होटल के सर्विलेंस फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड किया था, उसी दिन का जब येकिन चला गया था। फुटेज में क्लियरली दिख रहा था कि दोपहर के टाइम येकिन एक लंच बॉक्स लेके नॉर्मल तरीके से नीचे जा रहा था, लेकिन शाम होने के पहले जब वो वापस आया, वो एक केन का सहारा लेके चल रहा था। उसकी चाल भी डिस्टर्ब थी। कुछ तो हुआ था इसके बीच में, और ये सिर्फ गिर गया वाली कहानी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बस अभी थोड़ी देर पहले कैजुअल सा टेस्ट लेने के बाद फाइची कंफर्म कर चुका था कि इस पूरे मैटर का लिंक चेंगजिन से है। जब वो एयरपोर्ट जा रहा था, तभी उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और बोला, मेरे नाम से होटल लॉबी जाके पूछो, उस दिन कोई अनयूजुअल बात हुई थी क्या? जब इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक हो तो काम इजी हो जाता है। लॉबी मैनेजर ने जब चेन ट्रेस की तो वो किचन से होते हुए फूड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तक पहुंची। वहाँ पे कुछ पोर्टर्स थे जिन्हें चेंगजिन ने पैसे दिए थे। पहले तो वो सब चुप रहे, पर जब असिस्टेंट ने आइडेंटिटी रिवील की और कॉन्सिक्वेंसेस समझाए तो सबके होश उड़ गए। एक एक करके सबकी जबान खुल गई और जो हुआ था सारा कुछ बता दिया। ईमेल बंद करने के बाद चेंगफाई ची, जिसने एक दिन में 2 फ्लाइट्स ले लिए थे, थक कर आंखें बंद कर ली और अपनी आईब्रोज पिंच किया। सब कुछ एग्जैक्टली वैसा ही निकला जैसे उसने सोचा था। सिर्फ एक चीज ने उसे डिसअपॉइंट किया था, येकिन का सब छुपाना। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी कि वो क्लियरली समझ सकता था कि येकिन ने ये सब क्यों छुपाया होगा। सब कुछ हैंडल करने के बाद चेंगफाई ची कैपिटल के उस होटल से डायरेक्टली येकिन के घर के लिए निकला, बिना ये देखे कि क्या टाइम हुआ है। जब येकिन ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर क्लियरली नर्वसनेस थी। केन लेके पीछे पीछे चलते हुए उसने धीरे से पूछा, तुमने तो बोला था ना कि कल आओगे? फाइची चुप रहा। तभी येकिन ने ये समझा कि उससे कोई गलती हो गई है, तो वो ऑकवर्डली बोला, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यहाँ वेलकम नहीं है। ये बोल के वो तुरंत किचन भाग के गया पानी देने के लिए। चेंगफाई ची ने वो गर्म पानी का कप लिया ही नहीं, बस टेबल पे पड़ा रहा। धीरे धीरे ठंडा होता गया। येकिन का मन बेचैन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया या क्या गलती कर दी। उसके लिए चेंगफाई ची का ये साइलेंट गुस्सा कोई नई चीज नहीं थी। पहले तो
एक छोटी सी किस काफी होती थी सब कुछ ठीक करने के लिए। पर अब से वो चेंगफाई ची की आंखों का सिग्नल देखते ही उसका एंजाइटी स्काई रॉकेट हो रहा था। पानी ठंडा हो गया तो ये किन चुपचाप उठा और किचन गया नया कप भरने। उसी वक्त चेंगफाई ची भी उठ गया, लेकिन सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। ये किन का फेस तुरंत पैनिक मोड में चला गया। फ्लस्टर्ड होके बोला, रुको प्लीज, अंदर मत जाओ। लिविंग रूम छोटा था और चीजें बिखरी हुई थी। क्रंच कॉर्नर ऑफ टेबल से टकरा के जोर से गिरा। लेकिन जल्दी से उसे रोकने के लिए दौड़ा और गलती से उसके हेल्दी पैर ने क्रंच पे स्टेप कर दिया। अगले ही मोमेंट वो डायरेक्टली आगे को गिर गया। लेकिन चेंगफाई ची ने भी लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट किया, पीछे मुड़ के उसे कैच कर लिया नीचे ग्राउंड पे गिरने से पहले। पर गिरते गिरते दोनों कॉर्नर में रखे वुडन बॉक्सेस तक आ गए थे और येकिन का इंजर्ड लेग बॉक्स के एज पर जोर से टकरा गया था। येकिन का फेस दर्द से ट्विस्ट हो गया। येकिन पर बार बार यही कह रहा था, मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा। लेकिन 2-3 मिनट के अंदर ही व्हाइट गॉज के नीचे से लाल खून सीप होने लगा। चेंगफाई जी का चेहरा और भी सख्त और टेंस हो गया। बोला, चलो हॉस्पिटल। उसने येकिन को उठाया पर उसका फेस पेल हो गया था, कोल्ड स्वेट निकल रहा था और लिप्स पेन से कांप रहे थे। येकिन को ऐसा देख के चेंगफाई जी खुद नीचे झुक के स्क्वाटिंग पोजीशन में आ गया। बोला, चढ़ जाओ, मैं उठा लूंगा। येकिन फिर भी मना कर रहा था, नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात बीच में ही कट गई। फाइची का वॉइस एकदम गरज गया, चढ़ जाओ। पहली बार येकिन ने चेंगफाई ची को इतना फियर्स देखा था। उसकी आंखों में, आईब्रोज में, सब जगह एक इंटेंस गुस्सा था। जो यूजुअली काम वॉइस होती थी अब एकदम शार्प और कमांड भरी हो गई थी। येकिन ने दांत भींचते हुए रेलिंग पकड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की, पर जितना ज्यादा वो नर्वस हो रहा था उतना ही उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे थे। कई बार ट्राई किया, हर बार जैसे ही खुद को उठाने की कोशिश करता अगले सेकंड में वापस नीचे गिरने को होता। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और थक के शांत हो गया। वो नहीं चाहता था कि चेंगफाई ची उसे ऐसे बेकार हालत में देखे। वो कोई सिंपैथी नहीं चाहता था, पर जब से दोनों मिले हैं चेंगफाई ची ने उसे ऐसे ही बेकार मोमेंट्स में ही देखा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात की थी कि वो खुद कह भी नहीं पा रहा था कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं खुद नहीं उठ पा रहा। वो पिटी नहीं चाहता था, वो बराबर बनना चाहता था, स्ट्रॉन्ग, कैपेबल और इंडिपेंडेंट। ये सोच के येकिन ने अपने मसल से टेंशन निकाला, बॉडी का ट्रेम्बल कंट्रोल किया और एक और गहरी सांस ली। उसने खुद को मेंटली रेडी किया अगले अटेम्प्ट के लिए। लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगा उसकी बॉडी एकदम हल्की लगने लगी। चेंगफाई जी पीछे से आया था, एक हाथ उसके आर्म के नीचे, दूसरा उसके नीज के नीचे, और बिना एक शब्द कहे उसे प्रिंसेस स्टाइल में उठा लिया था। टैक्सी में दोनों बैक सीट में साथ बैठे थे। चेंगफाई जी का हाथ उसके इंजर्ड लेग पे था और हर 2 मिनट में वो पूछ रहा था, अभी दर्द हो रहा है? ज्यादा लग रहा है क्या? सच तो ये था कि दर्द सही में बहुत ज्यादा हो रहा था, पर येकिन ने झूठ ही बोला कि थोड़ा सा ही हो रहा है। उसे डर था अगर वो सच बोल देगा तो चेंगफाई जी और ज्यादा परेशान हो जाएगा, और उसकी आंखों से तो वैसे भी कुछ भी छुपाना मुश्किल ही था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नियरेस्ट काउंटर से ट्रीटमेंट रजिस्टर हुआ। डॉक्टर ने गॉज खोला, अल्कोहल से डिसइंफेक्ट किया और फिर सीरियसनेस डिटेक्ट करके बोला, वूंड क्रैक हो गया है, बोन डैमेज भी हो सकता है, एक्सरे लेना पड़ेगा। जब तक एक्सरे फिल्म रेडी होती येकिन को कॉरिडोर के एक बेंच पे बिठाया गया। चेंगफाई ची ने उसके साइड में बैठ के ध्यान रखा। उसका इंजर्ड लेग नीचे ग्राउंड पे ना लगे, इसलिए उसने येकिन को अपने शोल्डर पे हल्का सा टिकने दिया। येकिन का लेफ्ट साइड का आधा बॉडी हवा में सस्पेंडेड था, एकदम केयरफुली ताकि प्रेशर ना आए। इस पोजीशन में येकिन लिटरली चेंगफाई ची की बाहों में गिरने वाला था। इतना क्लोज होने का ये मोमेंट बहुत टाइम के बाद फील हुआ था। उसका हार्ट कुछ बीट स्किप कर गया, सांस भी एकदम हल्की हल्की रुक रुक के चल रही थी। पर एक फायदा था, इस एंगल में उसका चेहरा चेंगफाई ची के चेहरे की तरफ नहीं था। ना उसकी आंखों से टकराने का चांस था, ना उस इंटेंस गेज से डर लगने का। वो पहले जो फियर उसके दिल में भर गया था अब धीरे धीरे वेपराइज हो गया था।
और शायद वो मेंटल इफेक्ट ही था जो अब उसे पैरों का पेन भी फील नहीं हो रहा था। येकिन ने अपना चीक उसके आर्म पे हल्का सा प्रेस किया और धीरे से चेंग फाइची से एक टेस्टिंग सवाल पूछा, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? थोड़ी देर तक साइलेंस। आधा मिनट गुजर गया। येकिन को लगा कि शायद अब वो इग्नोर किया जा रहा है, पर तभी एक वार्म से हाथ ने उसका हाथ पकड़ा। ड्राई और सॉफ्ट फिंगर टिप्स उसके हाथ के बैक पे लाइटली रब कर रहे थे। फिर जेंटली पिंच करके पूरा हाथ अपने ग्रिप में ले लिया। उसका हाथ अब भी पहले जैसा ही सॉफ्ट और ठंडा था। चेंग फाइची ने उसके हाथों को लेकर बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ। उस हाथ से जो वार्मथ आ रही थी वो येकिन के सारे बॉडी में फैल गई थी, जैसे हर सेल को लाइफ वापस मिल रही हो। येकिन ने हल्की सी स्माइल के साथ अपने ड्राई लिप्स लिक किए और फिर थोड़ा हिम्मत करके बोला, तो एक बार स्माइल कर दो ना। इस बार उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। चेंग फाइची का डीप वार्म वॉइस सीधा उसके सर के ऊपर से आया, ओके। वो एक्सप्रेशन नहीं देख पाया, पर उसके वॉइस में कुछ था, एक काम रीअश्योरिंग बीट। और उस हार्ट बीट में वही पुरानी वाली बात थी जो 6 साल पहले उसने फील की थी, जब वो एक टूटी फूटी ऑटो रिपेयर शॉप में उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा था और एक फोल्डेड पेपर स्टार उसके हाथ में दिया था। तब भी वो हार्ट बीट इतनी ही क्लियर और पावरफुल थी। स्टेप बाय स्टेप, बीट बाय बीट उसके वर्ल्ड में वो एंटर करता गया और धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया ही बन गया। फॉर्चुनेटली एक्सरे रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया था कि बोन्स बिल्कुल फाइन है। जैसे ही डॉक्टर ने बोला, येकिन का कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया। वो तुरंत सीधा बैठ गया, चेस्ट आउट, प्राइड फुल। बोला, मैंने बोला था ना, कुछ नहीं हुआ, मेरे बोन्स तो स्ट्रॉन्ग है। चेंग फाइची ने कुछ कमेंट नहीं किया, बस उसे एक साइड आई दिया। लेकिन डॉक्टर ने तो एक किया और फिर फाइल लिखते लिखते कैजुअली रिमार्क भी मार दिया। बोला, स्टील प्लेट स्ट्रॉन्ग है, वरना तो तुम्हारे बोन्स में क्रैक आ ही जाता। येकिन का फूला हुआ कॉन्फिडेंस तुरंत ही फुस हो गया। तभी डॉक्टर ने चेंग फाइची से कहा, बेटा अपने भाई को समझाओ, ये डेंजरस है। चेंग फाइची ने कामली हाथ बढ़ाया हेल्प करने के लिए, लेकिन येकिन तो भाई वर्ड सुन के ही हाइपर हो गया। वो तुरंत उसका हाथ छुड़ा के ऑकवर्ड स्माइल देके बोला, ट्रबल के लिए सॉरी। उनका कोई रिश्ता नहीं, ना ब्लड, ना फेस, ना नेचर, फिर भी लोग उन्हें भाई समझते हैं। बैक देन लोग सोच लेते थे क्योंकि वो दोनों इनसेपरेबल थे, पर अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और सच ये भी था कि येकिन खुद भी चेंग फाइची को भाई बोलने से डरता था। शायद चेंग फाइची के मन में अभी भी थोड़ी सी रिसेंटमेंट बाकी थी। वो बोल्ड और पैशनेट बनना चाहता था, पर हर मूव के पहले 10 बार सोचता कि कहीं फिर से उससे गुस्सा ना आ जाए, जैसे हॉस्पिटल जाने से पहले वाला गुस्सा। सीन शिफ्ट होता है येकिन के डॉर्म पर। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, येकिन ने पानी चढ़ाया था स्टोव पे। चेंग फाइची क्वाइटली बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। येकिन तुरंत समझ गया कि ये बंदा ग्रोसरीज लेने जा रहा है, तो खुद भी उसने केन उठाई और बोला, मैं भी चलता हूँ ना। लेकिन बाहर फुल अंधेरा हो गया था, तो चेंग फाइची ने एक वेरी रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह मना कर दिया। बोला, रात में चलना अनसेफ है, तुम घर पे ही रहो। अगले सेकंड येकिन ने घर में भागा दौड़ी चालू कर दी। वो तुरंत बेडरूम में भागा और टेबल पे बिखरे हुए पेपर स्टार्स को जल्दी से एक जार में डाल दिया। फिर वो उस जार को ऊपर बंक बेड पे ले गया और ब्लैंकेट से उस जार को और लीगो को पूरा ढक दिया। एक बार नहीं, 3 बार एंगल चेंज करके कंफर्म किया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हाथ झाड़ के खुद पे प्राउड फील किया कि काम डन। सिंपैथी से नहीं, मैं खुद जीतूंगा। इमोशनल ड्रामा नहीं, अपने दम पे जीतूंगा। सबसे पहला मिशन था कि अब चेंग फाइची को और भागने नहीं देना। येकिन ने एप्रन पहना, फ्रिज खोला और जो भी बचा कुचा सामान था उससे एक वेजिटेबल स्ट्यू बनाने का प्लान बनाया। ऑयल गरम किया, सब्जी हाथ में पकड़ी ही थी कि दरवाजे पे नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद चेंग फाइची जल्दी वापस आ गया। येकिन ने बिना सोचे डोर खोल दिया, पर इस बार प्लॉट ट्विस्ट। डोर पे चेंग फाइची नहीं, वही क्रैंकी लैंडलॉर्ड खड़ा था। एकदम गुस्से में घूरता हुआ वो बोला, अच्छा तो ये आवाज का सोर्स तुम हो? क्रंच से पूरा बिल्डिंग हिल गया लगता है। येकिन कामली बोला,
मैं घर के अंदर क्रंच यूज नहीं करता, सिर्फ बाहर ले जाता हूँ। लैंडलॉर्ड ने आंखें रोल करके बोला, तो फिर वो क्या है? जंपिंग जैक बन गए हो क्या? दिन रात तुम्हारी ठक 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 से सपने आते हैं मुझे, बीपी भी हाई हो गया है। सच तो ये था कि येकिन पूरा दिन बस घर में रेस्ट ही करता था, डॉक्टर का स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो कर रहा था और वी चैट स्पोर्ट्स पे उसके स्टेप्स 50 भी नहीं होते थे। स्टिल अब चुपचाप रहना ही बेस्ट था। रेंटेड हाउस है, ज्यादा आर्ग्यू कर नहीं सकता, इसलिए येकिन ने शांत टोन में बोला, ओके मैं धीरे चलूंगा, आवाज भी कम रखूंगा। पर लैंडलॉर्ड का रैंट मोड अभी खत्म नहीं हुआ था। वो फिर से शुरू हो गया, बोला, ग्रुप रेंट इलीगल है, मैं तो भला आदमी हूँ जो तुमको सबको रहने दिया, फाइन लग गया तो मैं क्या करूँगा, रिस्क ले रहा हूँ। और फिर फाइनली पंच लाइन मारी, नेक्स्ट मंथ से रेंट बढ़ाने वाला हूँ। इस फ्लैट का रेंट ओरिजिनली कंपनी बियर करती थी, लेकिन जब से उनका ग्रुप डिसबैंड हुआ 2 लोग मूव आउट कर गए थे और बाकी कभी कभी ही रहते थे, तो अब रेंट सिर्फ 3 लोग मिलके डिवाइड करते थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, स्कूल के डॉर्म में भी तो अकोमोडेशन फीस लगती ही थी, तो ये फिर भी एक प्रॉपर फ्लैट था। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि लैंडलॉर्ड ने इन्हें यंग और इनोसेंट समझ के ऑलरेडी इस साल 2 बार रेंट बढ़ा दिया था और अब एक और एक्सक्यूज लेके आ गया। देख लिया है, हम लोग शिफ्ट नहीं करने वाले थे तो वो थोड़ा और पैसा लूट ले रहा था। येकिन का पेशेंस टूट गया, सीधा पलट के लिविंग रूम के कोने में रखे वुडन बॉक्सेस की तरफ पॉइंट करके बोला, आप बार बार बोलते हो इलीगल है, रिस्क है, तो फिर सबसे पहले ये अपना स्टोरेज यूनिट हटाओ। हमारे घर में आपका गोडाउन क्यों बना रखा है? लैंडलॉर्ड गुस्से में बोला, मेरा घर, मैं अपनी चीजें क्यों नहीं रख सकता? येकिन डेड पैन एक्सप्रेशन देके बोला, रख सकते हो, लेकिन ये घर आपने हमें रेंट पे दिया है, उस पे हमारा फुल राइट है और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है यूजेबल एरिया। तो ये जो आपका ये माल यहाँ पड़ा है वो भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। मिनिमम 34 स्क्वायर मीटर तो ये बॉक्सेस ही ले रहे हैं। अगर सीरियसली कैलकुलेट किया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड थोड़ा कंफ्यूज हुआ, प्रोसेसिंग, बफरिंग। फाइनली वो स्नैप करते हुए बोला, अरे बस कुछ सामान ही तो रखा है, इतना क्या ड्रामा कर रहे हो? और हाँ, ये बॉक्सेस ना हायरलूम्स हैं, अगर टूट गए तो तुम लोग पैसे भरपाई करोगे इसके। ये किन स्मिक करते हुए बोला, परफेक्ट, अब आपने खुद ही बोल दिया, ये बॉक्सेस डेंजरस हैं, ये बॉक्स ही तो मेरी इंजरी का रीजन है। उसने अपनी टांग की तरफ पॉइंट किया, आज ही हॉस्पिटल से आया हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक फ्रेश और वार्म है, दिखाऊं क्या? लैंडलॉर्ड का मुंह तो जैसे बंद ही हो गया, फिर पैनिक में चिल्ला के बोला, तू तो फुल ड्रामा कर रहा है, मुझसे पैसे निकलवाएगा, ब्लैकमेल कर रहा है, छोटा सा लायर। ये किन इसी का तो वेट कर रहा था। तुरंत फोन निकाला, कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया और पूरा लॉयर बन के रीड करना शुरू कर दिया। क्लॉज 5, पार्टी ए शैल इंश्योर बिल्डिंग सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन, हाइजीन। कोई भी चीज जो पर्सनल सेफ्टी एंडेंजर करेगी उसका जिम्मेदार लैंडलॉर्ड होगा। आपने तो एक्चुअल में इंजरी करवा दी है मुझे आपके बॉक्सेस की वजह से। चलिए पहले मेरा मेडिकल बिल्स का पैसा अब दे दो। लैंडलॉर्ड फुली गास्पिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, जवाब ही नहीं दिया। आखिर में बस मुंह लाल करके बोला, तुझ जैसे लोगों का कोई नहीं होता, बड़े आए कॉन्ट्रैक्ट वाले, और गुस्सा होके निकल गया। येकिन का इंटरनल मोनोलॉग कुछ ऐसा था, तुम मत पसंद करो मुझे, लेकिन फाइची को तो लग रहा है ना कि मैं स्मार्ट हूँ। येकिन ने अपना इमेजिनरी कॉलर उठाया और सेल्फ प्राइड से सोचा, आज का दिन तो जीत गया बॉस, पिछले कुछ साल जो झेल लिया वर्थ इट। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया, अगर थोड़ा और पैसा बचा लिया तो कर्ज भी जल्दी से चुक जाएगा और वो इस स्ट्रगल लाइफ से एग्जिट मार जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद करने जा रहा था, उसकी नजर एक फेमिलियर फिगर पे पड़ी। चेंग फाइची सीधा एलिवेटर कॉर्नर से निकलते हुए उसे दिख गया था, जैसे पूरी लैंडलॉर्ड वर्सेस येकिन का बैटल वो पहले से ही कॉर्नर में चुपचाप सुन रहा हो। मतलब जब से येकिन ने बोला था कि आप अपना सामान पहले हटाइए, तब से चेंग फाइची स्टैंडिंग ऑडियंस बन चुका था। लैंडलॉर्ड के तानों भरे डायलॉग्स और ग्रीडी टोन से चेंग फाइची क्लियरली समझ गया था कि वो बस एक एक्सक्यूज बना के रेंट बढ़ा रहा था। फाइची को लगा था कि शायद बीच में आके येकिन को हेल्प करना पड़े,
पर वो तो खुद छोटा टाइगर बना हुआ था। सिर्फ उसकी आवाज सुन के ही चेंग फाइची के दिमाग में एक क्लियर इमेज बन गई थी। छोटी सी शैतान बिल्ली जिसकी पूंछ टेढ़ी पर हिम्मत सीधी थी। बस कुछ मिनट के लिए ही उसे वो पुराना वाला फियर्स वर्जन ऑफ येकिन दिखा था। जब घर के अंदर आया तो वापस एकदम शांत, तमीजदार, हेल्पर मोड में आ गया। फाइची के पीछे पीछे चलता रहा, प्लेट्स उठाना, बाउल्स देना, इवन ग्रीन ओनियन कितने लंबे काटने हैं भी पूछा, जैसे कुकिंग का एग्जाम देने आया हो। फाइची ने तब रियलाइज किया कि उस पुराने वाले येकिन की क्लॉज तो कब के निकल चुके हैं। अब जब वो सिर्फ कॉर्नर में धकेला जाता है तभी फाइट करता है, अदरवाइज ही इज जस्ट सर्वाइव्स क्वाइटली, स्पेशली उसके सामने। डिनर के बाद दोनों ने सोफे पे साइड बाय साइड कर्ल अप किया, एक दूसरे से क्वाइटली चिपक के अपना अपना काम करते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्डन होटल के स्यूट में करते थे। फाइची ने अपना लैपटॉप खोला, कुछ टाइप कर ही रहा था कि फोन बजा। नाम फ्लैश हो रहा था, ई हुई। उसने पूछा, मिड ऑटम फेस्टिवल पे घर आओगे डिनर के लिए? फाइची बोला, फेस्टिवल तो अभी 1 महीने से भी ज्यादा दूर है ना। ई हुई बोला, तो क्या हुआ, पहले से अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। हुई हुई को अपने भाई के साथ बड़े मून केक्स खाने हैं। फाइची का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया, शायद इसीलिए क्योंकि फाइची ने ई हुई को कभी एक बच्चे जैसा ट्रीट नहीं किया था। उसने हमेशा उसे बराबर का तरह देखा और इसी वजह से ई हुई उससे और क्लोज हो गया, कंपेयर टू उसकी अपनी रियल माँ से, जिसके साथ वो रोज रहता था, जैसे हर इनोसेंट बच्चा करता है। जो भी टेस्टी या फन चीज होती थी, ई हुई का पहला इंस्टिंक्ट होता था, मुझे भाई के साथ शेयर करनी है। और फाइची जितना भी स्टोन फेस दिखे, इन सब चीजों से कभी इनकार नहीं कर पाया। फोन रखने के बाद जब उसने टेबल के उस पार देखा तो येकिन अपने मोबाइल को पकड़े लॉस्ट इन थॉट स्टाइल में बैठा था, बिल्कुल अनअवेयर, साइलेंट, ड्रीमी आइड। और उसी पल फाइची के दिमाग में एक थॉट आया, ओह उसकी माँ तो अब गुजर चुकी है। और उसे ये भी याद आया कि येकिन का ऑब्सेशन विथ हिज फैमिली कभी रैंडमली नहीं था, वो हमेशा अपने घर के लिए तरसता रहता है। तभी तो एक वक्त पे मुझे अपना भाई समझ के इतनी पूरी जान डाल के स्टुपिडिटी कर गया था। तभी सडनली फोन के स्पीकर से एक तूफानी मेल की आवाज आई, हे मैं पकड़ा गया, सब खत्म हो गया, येकिन बचा लो मुझे, ऊ। येकिन लिटरली जम कर गया, पैनिक में फोन को मुंह पे चिपका लिया और बोला, मैं अंदर जाके बात करता हूँ। पर जैसे ही उठने लगा, फाइची ने उसका हाथ पकड़ के फिर से उसे सोफे पे खींच लिया, बोला, यही कर लो ना बात, मुझे डिस्टर्ब नहीं होता। येकिन ने हेडफोन्स लगाए, माइक एडजस्ट किया और अंडर द ब्रेथ गुस्से में जाओ फेंग से बोला, बकवास बंद कर वरना ब्लॉक कर दूंगा। फाइची ने पहचान लिया था कि जाओ फेंग की ही वॉइस थी, पर अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसे। येकिन अब साइड फेस करके बैठा था, वॉल्यूम लो, टोन इवन लोअर। फाइची ने ध्यान लगा के कुछ शब्द कैच किए, तुझे पहले ही वार्न किया था ना, पर तू भी हर पॉसिबल वे में उसकी लाइफ में घुसे ही जा रहा था। अब देखा ना नतीजा क्या निकला। नहीं यार येकिन, अगर तू स्क्वाड लीडर को कॉल करेगा तो उसे सब समझ आ जाएगा। ठीक है, कल ट्राई करता हूँ। फिर उसे येकिन अपना अपडेट दे रहा था। ज्यादा कुछ प्रोग्रेस तो नहीं हुआ, बट आज उसने मुझे हक किया था। अरे पर वो वाला हक नहीं जो तुम सोच रहे हो। आज हॉस्पिटल गया था मैं, क्योंकि चोट फिर से खुल गई थी। वैसे भी मैं इतना हैवी तो नहीं हो सकता, लास्ट ईयर तो मेरा वेट 60 भी नहीं था। फिर येकिन ने थोड़ा सा रुक के चुपके से चेंग फाइची की तरफ देखा। वो अब भी लैपटॉप स्क्रीन में ही घुसा हुआ था, एकदम फोकस्ड। उसी मोमेंट पे उसके मन में कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, जब ये बंदा काम में डूबा होता है ना, तो साइड की रैंडम बातें उसके कान तक नहीं जाती। अब इसे कौन बताए कि वो भी कान लगा के इसकी बात सुन रहा था। येकिन फिर कॉन्फिडेंस के साथ विस्पर मोड में फिर से चालू हो गया, बोला, सुनो, बैंडेज हटाने के बाद क्या मेरा राइट लेग वियर्ड लगने लगेगा? एक लेग थिन, दूसरा थिक, जंपिंग की वजह से? ये आइडल इमेज के लिए नहीं, पर सीरियसली अगर स्कार रह गया तो वो देख के कुछ फील करेगा क्या? आखिरी लाइन के टाइम पे उसका वॉइस थोड़ा धीरे हो गया, शोल्डर्स भी स्लम हो गए।
और वो साय करते हुए, ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए फिर बोला, छोड़ो, लैंडलॉर्ड से आज ज्यादा झगड़ा हो गया और उसने देख लिया मुझे। तू बता, मैं ऐसे ही प्रिटेंड करता रहूं या सच बोल दूं कि मैं नॉर्मली ऐसा नहीं हूं? पिछली पूरी रात येकिन सिर्फ एक ही सवाल से परेशान था कि मैं प्रिटेंड करता रहूं या सच बोल दूं। चेंगफाई ची शाम 10 बजे से पहले निकल गया था, कहकर गया, कल मुझे और जगह भी जाना है, थोड़ा लेट वापस आऊंगा। येकिन ने बस चुपचाप सिर हिलाया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद बोल सके कि रुको ना, यहीं रुक जाओ आज। अगली सुबह जाओ फेंग के कहने पर येकिन ने लाओ इफेंग को फोन किया। अपने दिमाग में एक फुल ड्रामा स्टोरी रेडी की। फिर कॉल शुरू होते ही दूसरी तरफ से लाओ इफेंग ने बोला, वो छोटी लड़की, उनका अपना मैटर है मिस्टर ये, आपको पता है इसके बारे में? येकिन एकदम से स्कूल के दिनों की क्लास मॉनिटर वाली यादों में चला गया था। वही पुरानी डर वाली फीलिंग। लेकिन अब तो वो एक्टिंग भी सीख लिया था, तो अपनी एक्टिंग की फुल इस्तेमाल करते हुए वो एकदम इनोसेंट वॉइस में बोला, मुझे क्या पता कौन सी लड़की है, वो फिर से कुछ गड़बड़ हो गई क्या? लाओ इफेंग ने थोड़ा एग्जॉस्टेड सा साय लेते हुए बोला, नहीं, वो छोटी फैन वाली लड़की जो लास्ट टाइम तुम्हारे बारे में कह रही थी। छोड़ो, गलती मेरी ही थी, मैं समझ नहीं पाया, बहुत बचकाना ट्रिक था। येकिन ने सिचुएशन संभालने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं नहीं, वो तो जाओ फेंग बहुत चतुर है ना, वैसे तुम्हें कैसे पता चला? उसने हमारे स्कूल के गेट की फोटो डाली थी वीबो पे लोकेशन के साथ। येकिन ने फिर ट्राई किया, हो सकता है लड़की बस वहां से गुजर रही हो। मैं तब रिसेप्शन पे बैठा था, गेट पे सिर्फ वही खड़ा था। येकिन ने सोचा, तो इस तरह जाओ फेंग का पूरा जीनियस प्लान एक्सपोज हुआ था। कनिंग तो दूर की बात, ये तो एकदम कार्टून निकला। अब उसने ओखली में सर दे ही दिया था तो डायलॉग तो देना ही पड़ेगा ना। बोला, देखो, वो सच में ना पैचअप करना चाहता है, इसलिए डेस्परेट हो गया है, इंटेंशन तो उसके सही है। लाओ इफेंग थोड़ा चुप रहा, फिर सॉफ्टली बात बदलते हुए बोला, अच्छा, अगले महीने 15 को क्लास रीयूनियन है, क्लासमेट ये, तुम आओगे? येकिन को ये रीयूनियन ऑलरेडी याद था। उसका क्यूक्यू नंबर अभी भी क्लासरूम में था। हर साल इस टाइम पे मैसेज आते थे। कभी कभी ग्रुप ज्वाइन करके बस स्क्रीन देख लेता था, पर कभी कुछ लिखता नहीं था। इतने साल बाद भी वो दर्द अभी भी जिंदा था, अपनी पुरानी पोजीशन से गिरने का और लोगों की नजरों में बेचारा बन जाने का। पहले वो हर किसी को ट्रीट देता था, कॉन्फिडेंट रहता था, पर जब से उसकी फैमिली कोलैप्स हुई, वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगा। और लोग चाहे अच्छे भी हों, लेकिन वो नजर बदल जाती है। जो सिंपैथी बन जाए वो रिस्पेक्ट खत्म कर देती है। लेकिन अभी भी उस चेन से पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाया था। सो उसने सॉफ्ट वॉइस में एक्सक्यूज बनाया, छोड़ो, मेरा लेग अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बाहर जाना थोड़ा दिक्कत ही देता है। लाओ इफेंग समझ गया, थॉटफुल टोन में बोला, सब लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, बस एक मील है, पुराने दोस्तों से बातचीत, हर साल मिलते हैं हम लोग, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देंगे। येकिन ने जब से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब से उसने अपने पुराने दोस्तों से ऑलमोस्ट सारे कांटेक्ट ही तोड़ दिए थे। बस जाओ फेंग ही धीरे धीरे कनेक्शन दोबारा बना पाया था, वो भी उसके आर्मी के वापस आने के बाद। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उसने उन्हें मिस नहीं किया, वो क्लियरली करता था। अब जब फोन कॉल खत्म हुआ तो येकिन ने थोड़ा ऑकवर्ड सा हेड स्क्रैच किया और कॉन्फिडेंट टोन में नहीं, बस हल्का सा बोला, मुझे 2 दिन सोचने दो, ठीक है? उसकी पैर की चोट की वजह से येकिन ने काफी दिनों से शॉवर ही नहीं लिया था और अब तो उसे खुद भी लगने लगा था कि उफ, मैं बदबूदार हो गया हूँ। तो सोचा जब तक चेंगफाई ची घर पे नहीं है तो एक क्विक शॉवर ले लिया जाए। लेकिन चोट वाले पैर को पानी से दूर रखना था, इसीलिए फुल जुगाड़ करना पड़ा। प्लास्टिक बैग निकाला, लेफ्ट लेग में कवर किया, फिर वाइट टेप से टाइट रैप बनाया, शॉवर हेड को एक कोने में पुश किया, बाथरूम डोर को आधा खुला छोड़ा और एक छोटी स्टूल पे पैर रखने का प्लान बनाया। परफेक्ट सेटअप लग रहा था। थ्योरी में, रियलिटी फ्लॉप शो। ओल्ड शॉवर हेड तो हर एंगल में पानी उड़ा रहा था। पानी बाथरूम से बाहर आ गया तो फ्लोर भी स्लिपरी हो गया और छोटी स्टूल इतनी हिली कि 3 बार तो वो पूरा गिरने ही वाला था। शुक्र है उसके आर्म स्ट्रॉन्ग हो गए थे, वरना तो कब का वो फ्लैट ही हो चुका होता।
बैक स्क्रब करते वक्त भी दिमाग का फुल ट्रैफिक स्पीड में था। क्लास यूनियन में जाऊं क्या? अगर गया तो लोग क्या बोलेंगे? कपड़े नए खरीदने पड़ेंगे क्या? फॉल सीजन के कपड़े तो वैसे भी महंगे होते हैं और उसने अब तक वो मेरा कोट वापस क्यों नहीं किया? सोच सोच के सर्कुलर पाथ में चल रहा था और फिर एक पॉइंट पे माइंड डायरेक्टली चिंग फाइची पर शिफ्ट हो गया। येकिन ने सॉफ्टली अपने आप से बोला, उसने बोला था कि कल बाद में आएगा, तो वो बाद में कब आएगा? डिनर टाइम पे आएगा या लंच टाइम पे आएगा? और अगर लेट आया तो क्या थोड़ा और लेट रुकेगा? लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही वो शॉवर लेके निकलकर सोफे पे प्लास्टिक टेप उतार रहा था, चेंग फाइची आ गया। येकिन ने एकदम एक्साइटेड होके डोर खोला, पर डोर खुलते ही याद आया कि अभी भी उसका प्लास्टिक रैप्ड लेग विजिबल है, तो एकदम से पैर को पीछे छुपा लिया। चेंग फाइची ने अंदर आते ही बस एक बार उसे देखा, पर कुछ बोला नहीं। जब येकिन को लगा कि चेंग फाइची सीधा किचन में चला जाएगा, तभी वो बाथरूम से एक ड्राई टॉवल लेके आया और बिना कुछ बोले येकिन के सर पे डाल दिया। फिर उसके पीछे खड़े होके आराम से उसका सर पोंछने लगा। एक वक्त था जब येकिन को ऐसी अटेंशन अच्छी लगती थी और ये पहली बार भी नहीं था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने एक जगह खड़े खड़े अपना सर थोड़ा सा झुका लिया और आंखें भी नीची कर ली, जैसे एक स्कूल का बच्चा हो जो टीचर से डांट सुनने वाला हो। वो लिटरली फ्रीज हो गया, जिसे कोई पुरानी आदत हो गई हो उसकी। उस वक्त की याद आ गई जब वो दोनों साथ रहते थे और इसी वक्त चेंग फाइची उसका होमवर्क चेक करता था। उस छोटी सी डेस्क पर टेस्ट पेपर लेके बैठा होता येकिन और चेंग फाइची उसका सर पहुंचते पहुंचते बोलते रहता, क्वेश्चन 3 में फॉर्मूला गलत लगा दिया है, क्वेश्चन 7 प्रॉपरली पढ़ा ही नहीं तुमने, पेज पलटो, इंग्लिश का लास्ट लाइन में स्पेलिंग चेक करो, मिल गया तो ठीक, वरना 50 बार लिखना पड़ेगा। तब येकिन पूरा दिन कंप्लेन करता रहता, तुम बॉयफ्रेंड हो या ट्यूटर, इतना टॉर्चर करते हो। लेकिन अब सोचता है वही सबसे अच्छा वक्त था और अगर चांस मिले तो वो 100 ऐसे और टेस्ट पेपर सॉल्व करने को रेडी है। लंच के बाद येकिन ने थोड़ा ड्रामा किया और नैप लेने जा रहा हूँ बोल के रूम में चला गया। आउटवर्डली तो सब परफेक्ट था। चेंग फाइची ने उसको इग्नोर नहीं किया था, उसका ख्याल भी रख रहा था, उसका हाथ भी पकड़ा था और उसे थोड़ा एक्स्ट्रा बिहेवियर पे रिएक्ट भी नहीं किया था। सारे अच्छे साइन थे, पर पता नहीं क्यों फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी बेचैनी थी, जैसे जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो भी वो घबराता था और आज जब मिलता है तब भी। जाओफिंग सही बोलता है कि तू पहले जैसा ही एंग्जियस है। येकिन ने बेड पे पलटी मारी और अपना छोटा वाला पैर सोफे के एज पे बाहर लटका दिया, काली आंखों से छत की तरफ देखते हुए। बस उसके दिमाग में वही सवाल घूमते रहे, ये सब वापस सच में उसका हो सकता है क्या? अगर चोट ठीक हो गई तो? येकिन के दिमाग में अचानक ये ख्याल आया, क्या फाइची मुझे छोड़ के वापस ऐसे ही चला जाएगा, शादी कर लेगा? उसे चेंगजिन की बात याद आई कि अगर इस साल नहीं तो अगले या उसके बाद वाले साल शादी तो पक्की ही है ना। पहले तो शायद वो बस अपना चांस ट्राई कर रही थी, लेकिन अब क्या उसका फायदा उठाया जा रहा है बस क्योंकि उसने चलने में टांग तोड़ ली थी? येकिन हमेशा से एक अच्छा इंसान रहा है जिसको सेफ्टी चाहिए होती है। उसने फाइची को पेन दिया था पहले, वो सिर्फ एक टेस्ट था। हाँ, अब वो चाइल्डिश लगता है, थोड़ा टॉक्सिक भी, लेकिन उस वक्त उसे पता चल जाता था कि वो फाइची के दिल में कहाँ स्टैंड करता है। उस वक्त जब उसने हर तरीके से उसके साथ सोना चाहा, वो भी एक डेस्परेट कोशिश थी एक मोमेंट उसके वर्ल्ड में रहने की। और अब पिछले 5 साल के बाद भी जब फाइची पूरा कंपोज दिखाई देता है तो येकिन का दिल अभी भी उतना ही रेस्टलेस है। उसके अंदर एक आग है, जब फाइची इग्नोर करता है तो आग धीमी पड़ जाती है और जैसे ही थोड़ा सा भी अटेंशन मिलता है तो वो फिर से भड़क उठती है, पर वो कभी बुझती नहीं। येकिन ने बेड से उठकर जमीन पर पैर रखा, सोचा ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा। जो राइट टाइम का वेट वो कर रहा है ना, वो बस एक एक्सक्यूज है टाइम वेस्ट करने का। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएंगी। अब वो सीधा पूछेगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक बूंद ऑयल मिल जाएगी और अगर बुरी हुई तो पूरी बाल्टी पानी भी सह लेगा। जब तक ये आग जल रही है तब तक डरने का कोई मतलब नहीं। लंच के बाद चेंगजिन का फोन फिर से आया। फाइची किचन में फ्रूट काट रहा था,
पहले तो उसने उठाया नहीं, लेकिन सुबह नानी ने कुछ बातें बोली थी, सोचा फोन उठा ही लेता हूँ। उसने हैंड्स फ्री मोड ऑन किया और फोन एक तरफ रख दिया। इस बार चेंगजिन ने अप्रोच चेंज किया था। पहले तो जैसे एक प्यारी मम्मी की तरह उसके हेल्थ के बारे में पूछा, ज्यादा कपड़े पहनो, पानी पियो, जैसे सीधा नहीं इनडायरेक्टली ग्राउंड वर्क बिछा रही हो। फिर धीरे से उसने पूछा, वैसे तुम कहाँ हो अभी? चेंगफाई जी ने सीधा ही जवाब दिया, जहाँ वो रहता है। फोन के दूसरे साइड से चेंगजिन एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे कोई उसके गले में अटक गया हो। फिर काफी देर बाद उसने काफी कोल्ड टोन में बोला, वो तो कमाल का है, तुम्हें ऐसे पटाया कि तुम्हें अपनी माँ की भी परवाह नहीं रही। चेंगफाई जी ने ये बात पहले भी सोची थी कि चेंगजिन के दिल से ऑब्सेशन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उस वक्त भी उसके दिल में एक बेचारा सा असहायपन उठा था। इसीलिए उसने बस सच बोल दिया, उसने आपकी जान बचाई थी। उस वक्त ही कहा था कुछ और सोचने का। लेकिन चेंगजिन ने सिर्फ पहला ही हाफ सुना और तुरंत बॉम्ब फट गया। बोली, मैं तो जानती थी कि वो तुमसे ये सब बोलेगा। ऐसे लोग गरीबी से भागने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। वो टांग तोड़ना, वो भी एक इमोशनल ड्रामा था ताकि तुम्हारा दिल पिघल जाए। जाओ जी बेटा, प्लीज अपनी माँ की सुनो, उस जाल में मत फंसना। जो बात फाइची बोलने वाला था वो उसने अंदर ही दबा ली। क्या फायदा, उसे पता था चेंगजिन अब अपनी ही दुनिया में जी रही थी। ना दादा दादी उसका कुछ कर पाए, ना वो खुद। अब उसका सिर्फ एक ही फर्ज बचा था, एक बेटे होने का फर्ज, और जब तक माँ जिंदा है वो निभाना ही पड़ेगा, चाहे समझ आए या नहीं। कॉल खत्म हुआ और तभी उसने देखा येकिन को दूर जाते हुए। वो क्वाइटली उसके पीछे बेडरूम के डोर तक गया। दरवाजा आधा खुला था। थोड़ा रुक के उसने डोर को पुश किया और अंदर चला गया। फ्रूट का प्लेट साइड में रखा और क्रंच जमीन पे पड़ा था, उसे उठा के वॉल के पास टिका दिया। हे गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी ज़रूर करते जाना। तो जल्दी ही मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। गुड नाइट।